हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टीयर गुरुजी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा की तरह लेकर आए हैं, जो कि आप सभी को पता है कि आपको शाम को 6 बजे प्रोवाइड की जाती है। और जिन लोगों को अभी तक क्लास की टाइमिंग नहीं पता है कि कितने बजे कौन सी वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो वो लोग आसानी से देख सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहली क्लास जीके जीएस, जिसका फुल टेस्ट सुबह के टाइम 8 बजे कराया जाता है, और दूसरा एनसीईआरटी जीके, जो कि इतिहास भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें बताए जाते हैं, दोपहर को 1 बजे। और आपकी जो शाम को 6 बजे क्लास प्रोवाइड की जा रही है इस समय, ये है जीके के बारे में। आपको टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाएगा इसमें, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से देखिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए सभी लोग, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जवाब दे रहे हैं, वस्तुओं का परिवहन, ठीक है, यहाँ पर जो है वस्तुओं का परिवहन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वस्तुओं का जो परिवहन है ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपका जो द्वितीय पर आता है वो क्या है, द्वितीय पर आता है उद्योग और विनिर्माण। और जो आपका प्रथम क्षेत्र पर आता है वो आता है कृषि और कच्ची सामग्री। तो आपको प्रथम भी बता दिया मैंने, और द्वितीय भी बता दिया, और तृतीय पर जो आता है वस्तुओं का परिवहन, ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समीक्षा यहाँ पर पूछ रहा है आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी आपको प्रश्न इसमें बताए जाएंगे, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। बताइए सभी लोग, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे हैं समाजवादी, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका एक आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए, इससे आप लोग का रिवीजन भी अच्छे से होगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बताइए सभी लोग, 1 रुपये के अगर नोट पर, देखिए 1 रुपये का नोट अब तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास भी होगा एक बार ज़रूर देख लेगा कि उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें जो ऑप्शन नंबर तीसरा है भारत वित्त सचिव, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1 का नोट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत वित्त सचिव। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया है। बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तो जितने भी लोग का 75 नंबर क्वेश्चन में तीसरा वाला ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू फायदे
कानून को कहते हैं। ठीक है, जब सेना जो है प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो इस कायदे को कौन सा कानून कहते हैं? हड़ताल कहते हैं कि मार्शल लॉ कहते हैं, या राजनैतिक बंदी कहते हैं, या तख्ता पटल। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग बताइए। आपका क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है, या 2, या 3, या 4, या 5? सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब सेना प्रशासन को अपने हाथ में लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ऑप्शन नंबर 3 पर जवाब जितने भी लोग दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो आपके प्रधानमंत्री हैं ये लोकतांत्रिक देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो जितने भी लोग को नहीं पता वो लोग जान लें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को ही सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में संबोधित भी किया जाता है। तो सभी लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र के नामकरण के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। राष्ट्र के नामकरण के लिए इनको अध्यक्ष चुना जाता है। तो जितने भी लोग प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? बताइए सभी लोग। इसमें आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है युक्तिपरक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? युक्तिपरक। लाभ और हानि की सावधानीपूर्वक जो गणना की जाती है वो इसी पर आधारित होती है, युक्तिपरक पर। युक्तिपरक इसका मतलब आप कह सकते हैं विवेकपूर्ण भी। ठीक है, विवेकपूर्ण निर्णय। जितने भी लोग का ऑप्शन 3 है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध से क्या के लिए गए हैं? ठीक है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए गए हैं, किसके लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध किसके लिए गए हैं? सभी लोग बताइए। ब्रिटिश संविधान के लिए गए हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गए हैं, या आयरिश संविधान के लिए जाने जाते हैं, या जापानी संविधान? तो जो आपका ये प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों को मुख्यतः जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत माना जाता है। ठीक है, और जर्मनी के जो वीमर संविधान है उनके मौलिक अधिकार इसमें निलंबित किए गए हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित का मिलान इसमें करना है। स्तंभ 1 जो है स्तंभ 2। तो अगर यहाँ पर आपको मिलान करना है तो आप लोग ध्यान दीजिए। आपका जो ये भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, सभी लोग बताएं। इसमें अगर स्तंभ बी से इसकी तुलना की जाए तो क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ये जो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है ये आपका जो है स्तंभ बी के दूसरे वाले से मिलान होगा इसका विधि के तहत। ठीक है, ये पहला वाला जो है हम आपको बता दें, ये भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका जो है ये आपका इससे रिलेटेड है। विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। और आपका ये जो भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका ये किससे संबंध रखता है स्तंभ बी में?
ये आपका जो है पहला वाला वंचित करने पर, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग ए जवाब दे रहे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे वंचित करने पर। और तीसरे में मूल अधिकार, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका पंजीकरण से है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, या दूसरा ऑप्शन संसद को चलाने के नियम, या तीसरे ऑप्शन नए राज्य का गठन, या आपका चौथा ऑप्शन संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो 81 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? बताइए, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ आपके गलत दिए गए हैं। कोई अधिकतम अवधि इसकी होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग चौथा ऑप्शन दे रहे हैं जवाब, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? सभी लोग बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो आपका पहला ऑप्शन दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, या विधानसभा के चुने हुए सदस्य, या दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। सभी लोग जवाब दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग का 83 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। चलिए फ्लाइट मोड पे है तब भी यार लगा, इसमें आ रहा है मैसेज। बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईसा पूर्व आक्रमण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और बहुत ईजी है ये। तो 84 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3 1526 ईस्वी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। भारत में बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि राजपूताना के अपने शत्रुओं से युद्ध करने और उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को 1524 में लोदी वंश के विद्रोह नेता दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। तो जो है बाबर को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? सभी लोग बताइए, लोदी वंश ने आमंत्रित किया था। और आपको मैं बता दूं कि बाबर एक ऐसा योद्धा था जिसने अभी तक एक भी युद्ध हारा नहीं था, ठीक है। 1526 में भी वो जीत कर ही गया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग 1526 जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 जवाब आ रहा है लोहा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोहा आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लोहा जो है ये हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। इस धातु को हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है जवाब, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग बताएं, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 86 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो तीसरा है शाहजहां, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाल किले का निर्माण 5वें मुगल सम्राट
ने करवाया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शाहजहाँ कहते हैं। ये जो है शाहजहाँ, ये 5वें मुग़ल सम्राट थे। तो जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, शाहजहाँ जो थे 5वें मुग़ल सम्राट थे। और शाहजहाँ के बारे में सभी को पता होगा कि ताजमहल जो है इन्होंने ही बनवाया है, और किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, तो शाहजहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में हुएन त्सा भारत आया। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसमें जितने भी लोग का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में हुएन सेन भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आ रहा है, हर्षवर्धन, ये लोग वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन सेन भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कौन था हुएन सांग? यहाँ पर थोड़ा सा ये जो आपका ये हुएन तसा लिखा है, ये थोड़ा सा ये गलत है। यहाँ पे ये इसका सही उच्चारण ऐसा होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है, हुएन सेन यहाँ लिखा जाना चाहिए था। ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सभी लोग देख लें अपने मोबाइल स्क्रीन पे, हुएन सेन। ठीक है, तो हुएन सांग जो था वो भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो सभी लोग ध्यान दें, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 89 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है। आपका जो 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा, बृहस्पति जो है ये दूर है, कि वरुण दूर है, कि अरुण या शनि। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वरुण, ये लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि बहुत ही बड़ा माना जाता है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। 67 गुना, नहीं 67 उपग्रह उस पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और बृहस्पति पर 67 उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महासागर में नितल जीव जात वेदोस कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी हो लोग बताएं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है ये ध्यान दीजिए पहले। महासागर में नितल जीवजात मतलब वेथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है महासागर के तल पर पाए जाते हैं। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, महासागर का तल यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? 91 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग का यहाँ चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, महान विभाजक श्रेणी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला आ रहा है सरासत शरावती, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शरावती जो है जोग प्रताप का निर्माण करने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, शरावती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है कितने, मतलब इसमें दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 30 डिग्री, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी को 360 डिग्री की काल्पनिक देशांतर रेखाएं जो विभाजित करती हैं वो जो है 360 डिग्री पर तब आती हैं जब वो 24 घंटे पूरा कर लेता है परिक्रमा। तो इस हिसाब से आपका ये 30 डिग्री जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन मुख्यतः भोजन
रिक्तिका में पचाता है। ठीक है, भोजन रिक्तिका जो होता है, अमीबा जो है एक पौधा है, ये अपना भोजन जो है रिक्तिका मतलब भोजन रिक्तिका में पचाता है या अपने शिकार को जल की बूंदों के साथ निगलता है। समझ रहे हैं ना, जल की जो बूंदें होती हैं उसके साथ ये अपने शिकार को निकलता है, जिसको जो है द्रव्य के रूप में गला लेता है, तब ये भोजन को पचाने में सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा खाद्य धान ही आ रहा है वो लोग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो अमीबा के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी थी मैंने, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु या भ्रूण या युग्मनज या शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? सभी को पता है कि ये जो शुक्राणु है ये पुरुष से रिलेटेड है, और ये आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है अंडाणु, ठीक है, ये आपका मादा से रिलेटेड है। तो ये मादा युग्मक के को हम अंडाणु कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? अंडाणु, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।